हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि ये आपके यानी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में संविधान से संबंधित पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें, एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न से जो अन्य और प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपका एक अच्छा स्कोर बन सके आपके संविधान से संबंधित प्रश्नों में। इसलिए यानी पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने इस वीडियो को यानी पिछले जो पार्ट हमने बनाए वो नहीं देखे हैं, तो आप यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपने यदि अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। अब बात कर लेते पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में कहा था कि एक सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देते समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है। ऑप्शन ए BR राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी KT शाह, ऑप्शन डी TT कृष्णमाचारी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा जो आपका सी होगा, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उन्होंने ही कहा था एक सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देते समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है। ये यानी क्या है, यानी किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, किसे? अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा। किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसे? अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी ग्रानविल ऑस्टिन या ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी ग्रानविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसने निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो आपका यानी किया है ऑप्शन सी ग्रानविल ऑस्टिन ने किया है। और जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके यानी कितने अनुच्छेद में? तो मौलिक अधिकार आपके हैं वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। कितने तक? 12 से 35 तक है। और आपके भाग कितने में? तो भाग 3 में है। कितने? भाग 3 में। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के। किस देश के? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने प्रेक्षित किया कि लोगों के प्रति जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति मंत्रालय संविधान के भाग 4 के में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो ऑप्शन ए MC चागला, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी या ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या होगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने लोगों के प्रति जिम्मेवार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये किसमें है? तो भाग 4 में हैं। और अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपके हैं 36 से 51 तक।
और आपके ये किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के देश से ये लिए गए हैं। और आपको एक और बात बता दें कि आपके यानी आयरलैंड के देश से लिए गए, और आयरलैंड की कैपिटल क्या है, तो डबलिन है। बाई चांस यदि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे किसी देश की यानी कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निर्देशक तत्वों का अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारे देश में इस धारा पर स्वर्ग हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन बी शरद अरविंद बोबडे, या ऑप्शन सी दीपक मिश्रा, या ऑप्शन डी एम.सी. चांगला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन डी एम.सी. वो ऑप्शन बी यानी डी एम.सी. चांगला। भारत के किसी यानी पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी है, यानी एम.सी. चांगला की जो टिप्पणी है, यदि निर्देशक तत्वों का अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग हो सकता है। और जो ये क्या नीति निर्देशक तत्व है, तो ये आपके भाग 4 में है। और ये जो भाग 4 है इसके यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जिसमें आपके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जैसे अनुच्छेद हैं, जिसमें एक समान सिविल संहिता जो आपके यानी अनुच्छेद 44 में है। उसके बाद आपका यानी 48 अनुच्छेद है वो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से। ऐसे ही इसमें यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके यानी किससे, ये आपके यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में देश में शासन के आधारभूत है और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। और ये किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया। किस में कहा गया, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। और आपको बता दें जो अनुच्छेद 44 है ये एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। किससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यानी एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। ये यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार यानी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो आपकी यूपीएसआई की परीक्षा है इसमें भी यानी इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्नलिखित को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, ऑप्शन आपका सी है राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शन डी है वो आपका सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। किसमें, अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्नलिखित को सूचित करने का है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सूचित करने का है। और इसमें जो ये न्याय यानी आर्थिक एवं राजनीतिक सूचित करने के लिए ये प्रयुक्त होता है। और ये किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद आपके 38 में है। और नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें, नीति निर्देशक तत्वों में इस अनुच्छेद यानी ये अनुच्छेद है। और इसमें यानी नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, ये एक तरह से मूल मंत्र है। क्या है, मूल मंत्र है। कौन सा, 38 अनुच्छेद। और ये जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और उसके अलावा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये किस में बताया गया? तो ये अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 38 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 39 है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपने बहुत कम प्रश्न सुना होगा या बहुत कम ये मतलब पता होगा आपको कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपके अनुच्छेद 39 में किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 39 है ये किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में ये आपका अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 39। और इसी में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 39 है इसका कौन सा पार्ट है? तो ये 39 का घ के अंतर्गत पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन क्या होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया है। के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया है। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 घ में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित समितियों में से किसने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप से स्वीकृत और संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी SN वर्मा समिति, ऑप्शन सी शिव रमन समिति, ऑप्शन डी UK शर्मा समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनका जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति। क्या सही होगा? LM सिंघवी समिति सही होगा। LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से
स्वीकृत और संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए। ये यानी किसने, यानी एल.एम. सिंघवी समिति ने कहा था। और ये जो एल.एम. सिंघवी समिति है ये कब आए थे, तो ये 1986 में आई थी। कब, 1986 में यानी ये आई थी। और इसमें कहा गया था और जो ये 1986 में ये यानी एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार हेतु की गई अनुशंसा में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से किस तरह से संवैधानिक रूप से स्वीकृत संरक्षित और परिरक्षित किए जाने की बात कही। और ये यानी किस अनुच्छेद में कही, तो ये आपके यानी किसने, यानी किस समिति ने कही, तो ये आपकी एल.एम. सिंघवी समिति ने। और ये कब आई थी, 1986 में। और एल.एम. जो आपकी एल.एम. सिंघवी समिति थी, इसने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार, संवैधानिक स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किए जाने की बात कही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39। और जो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद है 39 आपका, यानी जो ये निर्देशित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 43 में यानी क्या बढ़ता है? राज्य को विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। और ये यानी कौन सा है? तो आपका ये यानी अनुच्छेद 43 है। इसमें वर्णन किया गया है कि जो विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे में सही ठहरा गया था। ऑप्शन ए आर के पांडा बनाम अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ऑप्शन बी कामगार बनाम बिन्नी लिमिटेड, ऑप्शन सी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सीखो ऑप्शन सी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के यानी जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है और ये उच्चतम द्वारा यानी इसे क्या सही ठहराया गया था? तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ को यानी सही ठहराया गया था कि यानी जो मेहनत यानी जो आपसे मजदूरी करवाई जाती है उसके लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समान वेतन भी मिलना चाहिए। जो यानी जबरन जैसे मजदूरी करवाई जाती है, जो आपसे यानी मेहनत करवाई जाती है, उसके लिए क्या मिलना चाहिए? आपको यानी एक अच्छा वेतन भी मिलना चाहिए। ये यानी किसमें? ये आपके यानी पीपल्स ऑफ फॉर यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में बताया गया है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 में। किसमें इसका यानी वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है तो यदि वो यानी जैसे मान लो 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो 10 घंटे के हिसाब से उन्हें यानी क्या रुपए मिलने चाहिए, या 8 घंटे कर रहे हैं यानी जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से यानी वो मजदूरी कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए। ये किस में बताया गया है? कि आपका यानी 39 अनुच्छेद में बताया गया है। और ये जो 39 अनुच्छेद है ये किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है और संविधान के भाग 4 में। किस में? भाग 4 में आता है। आपका जो अनुच्छेद 39 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और ये भाग 4 में आता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक समान यानी मजदूरी के लिए एक समान वेतन का जो यानी न्याय है वो यानी अनुच्छेद कौन से में है? तो 39 में। और किस में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। यदि आपको किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से उस प्रश्न का उत्तर देंगे बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि आप यानी अच्छे से उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो यानी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि आप अच्छे से यानी प्रश्नों को उत्तर नहीं देंगे तो एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छा स्कोर जब भी हो सकता है जब आप यानी उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से दें और बहुत ही सटीक दें, तभी एक अच्छा प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके सीधे ही प्रश्न पूछे जाएं। अभी आपसे यानी मान लो हमने ये प्रश्न पूछा कि यानी न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है तो ये यानी किस समिति में? तो ये आपने आंसर इसमें पता है कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक समान वेतन एक समान मजदूरी का जो ये प्रावधान है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या ये किस में आता है, या ये यानी भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपसे यानी कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी उस प्रश्न को जो नॉर्मल प्रश्न है उसे घुमा करके हार्ड प्रश्न भी बनाया जा सकता है। क्योंकि आप जो सीधे सीधे प्रश्न याद करते हो कि जैसे आपको सीधे पता है कि एक समान मजदूरी आपका यानी अनुच्छेद 39 में है तो आपने बस ये याद कर लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यानी अनुच्छेद किस में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से। ये भी एक आपका प्रश्न बनता है कि ये आपके यानी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं तो ये कहाँ से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए, यानी आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो आप ये यानी कितने अनुच्छेद में? तो 36 से आपके 51 तक हैं। कितने तक हैं? 36 से 51 तक हैं। तो आपके यानी कई प्रश्न बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सिंपल ही प्रश्न पूछा जाए, आपसे यानी कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जबकि ये तो यूपीएसआई का एग्जाम है तो थोड़ा अच्छा ही प्रश्न आएगा। नॉर्मल प्रश्न तो ये है कि कोई और जैसे नॉर्मल कोई परीक्षा उसमें पूछे जा सके, ये एक अच्छी यानी परीक्षा है जिसमें आपके अच्छे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आपको उसी तरह से तैयारी भी करनी है। और आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, आप लगातार अपने इस परिवार से जुड़े रहें, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि हम यानी जो मेहनत कर रहे हैं
वो हमारी जब ही सफल हो पाएगी जब आपका एक अच्छा स्कोर होगा और आपके यानी कंधों पर 2 स्टार होंगे। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम यानी प्रत्येक जो नॉर्मल और मध्यम परिवार यानी परिवार से जो अभ्यर्थी आते हैं, वो अभ्यर्थी हमारे जो परिवार से जुड़े हुए हैं उन सभी का सिलेक्शन हो और वो अपने परिवार का एक जीवन यापन अच्छे से चला पाएँ। यही हमारा यानी हर समय यानी उद्देश्य है। क्योंकि हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, कि हम यानी आपके लिए यानी पूरी तरह से केवल दिनों रात मेहनत केवल इसीलिए कर रहे हैं, केवल आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छा यानी परिवार का जीवन यापन कर पाए। क्योंकि आपके माता पिता का ही आशीर्वाद जो हमें वो आशीर्वाद देंगे, ये कहेंगे कि यानी जिस भी सर ने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की है, उनका यानी बहुत अच्छा हो। तो ये हमारे लिए जो आशीर्वाद मिलेगा यही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको जो खुशी होगी और जो आप अपने परिवार को एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे, वही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि यानी प्रत्येक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि आगे बढ़ोगे तभी यानी कुछ यानी अच्छा होगा और एक परिवार का जीवन यापन भी अच्छा हो पाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आप लगातार जुड़े रहें और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आपका यदि एक प्रश्न गलत होता है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो 2.5 नंबर आपके कट सकते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपके यानी यदि एक प्रश्न गलत हो रहा है तो आपके 2.5 नंबर कट सकते हैं। जबकि आपकी मेरिट में तो 0.001 नंबर भी यदि कम होता है तो भी आप यानी कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। इस तरह की भी सिचुएशन बन जाती है। तो आपके 2.5 नंबर हैं जो कि अपने आप में भी बहुत हैं, जो कम से कम हजारों विद्यार्थियों को पीछे कर देंगे यदि आपके 2.5 नंबर अन्य से ज़्यादा आ गए तो। क्योंकि जो आपकी कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छी लेवल की है। क्योंकि इस बार जो आपकी यानी कंपटीशन रहने वाली है वो बहुत ही और ज़्यादा अभ्यर्थियों से, जो आपकी यानी क्या हुआ है कि इस बार 3 वर्ष की जो छूट दी गई उससे और अभ्यर्थी यानी आपकी यानी कंपटीशन बढ़ चुके हैं। तो उससे और यानी आपकी यानी कंपटीशन बढ़ गई है। इसलिए आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यानी अच्छे से तैयारी करें और मन लगा के तैयारी करें। क्योंकि आप मन लगा के तैयारी करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। और यानी अपनी दिन रात मेहनत करें। कोई भी चीज़ यदि आपके समझ में ना आए या कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप यानी तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि कोई प्रश्न आपके अच्छे से समझ में नहीं आया हो या यूपीएसआई की प्रोसेस जो अभी आपके फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक पूछिए, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप जुड़े रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप जुड़ेंगे नहीं, केवल ऐसे ही नॉर्मल मेहनत करते रहेंगे तो पढ़ने को तो बहुत है, आप यानी इतना पढ़ पाओगे कि आपके पास टाइम भी नहीं होगा, फिर भी वो कम पड़ जाएगा। क्योंकि ये यानी पढ़ाई इतनी किताबें इतनी यानी अलग अलग पब्लिकेशन है कि आप यानी एक पढ़ोगे तब तक एक यानी बहुत सारी किताबें। तो आपको क्या करना, केवल सही और सटीक जानकारी पढ़नी है। सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे तभी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। और ये जब भी होगा जब आप अपने इस परिवार से जुड़े रहेंगे और वो भी लगातार, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार जुड़े रहेंगे, तभी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सकें। क्योंकि जब जुड़ेंगे अन्य अभ्यर्थी तो और अच्छा यानी आपका कंपटीशन हो पाएगा और अच्छी आपकी यानी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ही यानी आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा। जो हम ये प्रश्न कराते हैं तो आप भी यानी इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं और वो भी देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, पूरा यानी एक एक प्रश्न आपके समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये लगेगा कि हम आपको अच्छे से समझा पाए और आपके अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।